हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 का कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। और जो कि इस बार जो एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए वीवीआई होने वाला है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 23, 24, 25, 26, 27 यानी कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हम लिखे हैं। जो इस 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई है। और इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एकदम जरूर आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन। ठीक है। और देखिए, ये मेरा वीडियो नंबर 8 है, खास करके हिंदी दिगंत भाग 2 का। इसके पहले हम वीडियो नंबर 7 तक में क्वेश्चन नंबर 22 तक बता चुके हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो आप देखेंगे 23 में हमने क्या लिखा है और आप लोगों को क्या तैयारी करवाई है, कितना तैयार है। जितने भी प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, जितना भी क्वेश्चन आज तक बताए हैं, सब एकदम से सेटिस्फैक्शन के साथ आंसर लिखा हुआ रहता है और बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर रहता है। साथ ही साथ एकदम सरल भाषा में लिखा हुआ रहता है और सरल भाषा में आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं। मतलब कह रहा कि शिक्षा का क्या कार्य है एवं इसके क्या अर्थ है। दो ही तो पूछा है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ आखिर है क्या, है ना। तो शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से परिचय कराना है ना। हमारा जो लाइफ है, लाइफ की जो सच्चाई क्या है, हम कैसे हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, इसके बारे में मतलब परिचय कराता है ना। शिक्षा का अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ क्या होता है शिक्षा का अर्थ, कि वे जीवन के सत्य से परिचय कराता है। ठीक है। एवं संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है। संपूर्ण जीवन प्रक्रिया, चाहे दूसरे का जीवन प्रक्रिया हो या खुद का जीवन प्रक्रिया हो, इसको समझाने में हमारी क्या करता, मदद करता। मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि यदि आपके पास शिक्षा है तो आपको जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन के बारे में आप जो जानते हैं, अपने बारे में हो या किसी और के बारे में, तो उससे परिचय कराता है। एवं संपूर्ण जीवन प्रक्रिया, है ना, किसी के जीवन की प्रक्रिया का या फिर खुद के जीवन प्रक्रिया को समझाने में हमारी क्या करता, मदद करता है। ये शिक्षा का। और ये जो क्वेश्चन है आपको लिया गया है क्लास 12 दिगंत भाग 2 के एक चैप्टर है शिक्षा, और उसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति साहब ने क्या बताया है और आगे देखेंगे। शिक्षा का अर्थ है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षा का अर्थ क्या है एवं इसके क्या कार्य हैं। तो कार्य भी आप लोग को बताना है। तो कार्य में क्या लिखा मैंने, शिक्षा का कार्य। ठीक है। शिक्षा का कार्य सिर्फ नौकरी या व्यवसाय के जरिए पैसा कमाना नहीं है। देखो, बहुत सारा ये सोच लेते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा का जो कार्य है वो मूल रूप से क्या है। वो मतलब यहाँ पर पहला ही लाइन लिखा हुआ कि शिक्षा का कार्य सिर्फ नौकरी या व्यवसाय के जरिए पैसा कमाना नहीं है। ये मत सोच लीजिए कि आप शिक्षा प्राप्त कर लिए तो आप पैसा कमाना है। ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो देखिए, बल्कि शिक्षा जीवन के सच्चाई का खोज करता है। जीवन, शिक्षा क्या करता है कि आपके पास अगर शिक्षा आ गया तो जीवन की सच्चाई का खोज करता है। मतलब ये लाइफ क्यों मिला, इसकी सच्चाई क्या है, ट्रूथनेस क्या है, या जो मतलब बड़ा आदमी बन गया शिक्षा के आधार पर, उसकी सच्चाई क्या थी, वो खोज करता है ना। तो शिक्षा क्या करता है, जीवन की सच्चाई का खोज करता है। ये उसकी कार्य है ना। वह ऐसा माहौल कायम करता है, कौन, शिक्षा ऐसा माहौल कायम करता है जहां हर कोई स्वतंत्र हो, यानी आजाद हो, जिससे लोग सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बने। देखो, शिक्षा का दो मुख्य कार्य यहाँ पर लिखा हुआ, यानी शिक्षा अगर आपके पास रहेगा तो आप सभ्य बनिएगा, है ना। सभ्य मतलब समझते हैं, जैसे पहले के जो लोग थे असभ्य थे, जो जंगल में रहते थे, कुछ भी खा लेते थे, किसी को भी मार देते थे। लेकिन आज हम लोग ये सब सोच समझ कर करते हैं कि ये मतलब हमारे लिए अच्छा या नहीं, उसको खाते हैं या उसी को ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, तब हम लोग मारते हैं। ऐसे नहीं मार सकते हैं। ये हो गया शब्द। सुसंस्कृत क्या है, सुसंस्कृत का मतलब हो गया एकदम शुद्ध वाणी में बोलना, आपके पास सभ्यता संस्कृति रहना चाहिए, है ना, वो सुसंस्कृत हो गया। योग्य नागरिक का मतलब क्या होता है, योग्य मतलब अगर शिक्षा हमारे पास है तो एक योग्य नागरिक बनेंगे। जैसे मुखिया उखिया वगैरह का चुनाव होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो उम्मीदवार होते हैं वो लिख देते हैं कि इस क्षेत्र के बहुप्रतिष्ठित योग्य उम्मीदवार, जबकि वो उतना योग्य नहीं होता लेकिन लिख दिया जाता है। तो योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर शिक्षा आपके पास है तो आप एक योग्य नागरिक बन सकते हैं। तो ये मतलब शिक्षा का अर्थ था। और ये शिक्षा का कार्य बहुत ही आसान सा हम आंसर लिखे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है। एक और क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो ये जो मतलब चैप्टर हम, ये जो मतलब क्वेश्चन हम लिए हैं,
आपको जो दिख रहा है यहाँ पर कि चंपारण में, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को तो साफ दिख रहा होगा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। चंपारण में आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, आप लोग उधर वाला समझ रहे होंगे। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये लिया गया ओ सदा नीरा से। एक चैप्टर है ओ सदा नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, है ना। ओ सदा नीरा क्या है, एक चैप्टर है, और उसके जो लेखक हैं वो कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। तो जगदीश चंद्र माथुर वाली जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन एक दिया हुआ था, उसमें चंपारण के धरती, वहां की वन, वहां के जंगल, वहां की प्राकृतिक देन जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो वो सदा नदी चैप्टर में एक क्वेश्चन था कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। आइए देखते हैं गांधी जी क्या किए थे वहां शिक्षा की अलख जगाने के लिए। आखिर गांधी जी ने क्या किया भाई, है ना। तो गांधी जी ने शिक्षा की व्यवस्था के लिए चंपारण के 3 गांव बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये वाले लिख लीजिएगा, तो आपको 1 नंबर यहीं से आ जाने वाला है ना। सिर्फ ये लिखा है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि गांधी जी ने शिक्षा की व्यवस्था के लिए चंपारण के 3 गांव, कितने गांव, 3 गांव बड़हरवा, मधुबन और भीतिहरवा में आश्रम विद्यालय की स्थापना की। आश्रम विद्यालय का मतलब ये होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, वहीं पर रहकर पढ़ सकता है, जैसे प्राचीन काल में होता था कि आप वहीं रहकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 आश्रम विद्यालय की स्थापना की। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। और आगे क्या है, उन्होंने गुजरात एवं महाराष्ट्र से योग्य, अनुभवी एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में तैनात किया। और एक और बड़ी बात की, एक तो मतलब विद्यालय खोल दिए आश्रम विद्यालय, और आश्रम विद्यालय खोलने के बाद ये नहीं कि कोई भी एरू गैरू टीचर उसमें डाल दिए, ऐसी बात नहीं है। वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, उन्होंने गुजरात, स्वयं मतलब गांधी जी गुजरात के थे, उन्होंने गुजरात एवं महाराष्ट्र से योग्य, अनुभवी एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शिक्षा के रूप में तैनात किया। मतलब जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो अलख जगा रहे थे जो कार्यकर्ता, उसी कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो काफी अच्छे पढ़े लिखे हुए थे और योग्य भी थे। योग का मतलब हम ऊपर समझाए हैं, और अनुभवी भी थे, बहुत एक्सपीरियंस था उनके पास, है ना। तो योग्यता के साथ साथ एक्सपीरियंस था, अनुभव भी था, अनुभवी भी थे, और निष्ठावान थे। निष्ठावान मतलब जो अपने कर्तव्य को अच्छे से समझता हो, जो अपने धर्म को जानता हो, जो जिनको पता हो कि हमें जो शिक्षा की व्यवस्था उसको कैसे आगे बढ़ाना। तो वैसे वैसे जो और कार्यकर्ताओं को, वैसे कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में तैनात किया गया गांधी जी के द्वारा। इनमें उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और पुंडलिक जी भी थे। एक और खास बात था कि ये जो मतलब निष्ठावान व्यक्ति थे उनमें अपनी पत्नी को भी शामिल किया। कस्तूरबा गांधी भी यहाँ पर आई थी चंपारण में। कस्तूरबा गांधी और पुंडलिक जी भी थे। पुंडलिक जी मतलब बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान, और ये मतलब जो थे, एक तो मतलब पढ़े लिखे बहुत अच्छे थे, लोग इनसे डरते भी थे। इनके बारे में एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो वहां पर आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ अभी ये इतना समझना है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो इतना समझना कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 विद्यालय खोला, है ना। और उन 3 विद्यालय को खोलने के बाद उन्होंने गुजरात एवं महाराष्ट्र से योग्य, अनुभवी एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शिक्षक के रूप में तैनात किया। उसमें उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी थी और पुंडलिक जी भी थे। बहुत एकदम इजिली क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाने वाला। चलिए एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, वो सदा नीरा चैप्टर से ही एक और क्वेश्चन हम लिए हैं, वो सदा नीरा, जिसके जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर है। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन है, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है। ये भी इसी चैप्टर से है, वो सदा नीरा से ही। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है, देखिए एकदम इसका इजिली आंसर एकदम आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। इतना हल्का आंसर है ना। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, भाड़े का मजदूर। वो भी ये भी लिख दिए कौन भाषा में, तो ओराव भाषा में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर किस भाषा में होता है, तो ओराव भाषा में होता है। तो धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। ये अर्थ पूछ रहा था, तो आपके रियल आंसर यहाँ पर मिल गया, है ना। अब आगे थोड़ा सा और इसके बारे में वर्णन कर दिए कि आखिर धांगड़ के बारे में आया, तो धांगड़ थे कौन, है ना। तो 18वीं शताब्दी के अंत में, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 18वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए आदिवासी जातियों में से एक जाति धांगड़ भी था। मतलब धांगड़ कौन था, तो दक्षिण बिहार से इनको लाया गया था, छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आदिवासी जाति को लाया गया था नील की खेती करने के प्रसंग में। तो उन्हीं मतलब उस जो जाति लाया गया था, वहां से बहुत सारी जाति लाया गया था, तो उन जाति में से एक जाति धांगड़ भी था। देखिए 18वीं शताब्दी में कब लाया गया था, तो 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी अंत कर रही थी, है ना। 18वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए आदिवासी जातियों में से एक जाति धांगड़ भी था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन आपके पास,
क्वेश्चन है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? बिस्नी जो थी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? ये वाला सबको याद होगा, एक बहुत ही सुंदर सा कहानी, बहुत ही रोचक कहानी, इंटरेस्टेड कहानी बहुत ही था, और बहुत सा प्यारा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? और ये क्वेश्चन है सिपाही की माँ से। इसके लेखक है मोहन राकेश साहब, है ना। तो मोहन राकेश साहब के द्वारा जो लिखा गया कहानी है सिपाही की माँ, उसमें जो बिस्नी है वो माँ के किरदार में है, और वो अपने बेटे मानव को लड़ाई में भेजती है। आखिर वो क्यों भेजी थी, क्या वजह थी, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? आंसर है, बिस्नी अपने पुत्र मानव को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है। रियल आंसर हो गया, तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं कि बिस्नी अपने पुत्र मानव को लड़ाई में क्या क्यों भेजती है, तो कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है। और आगे जरा देखते हैं कि पैसे कमाने के लिए आखिर में क्यों भेजी भाई। तो मानव की एक बहन मुन्नी थी, समझ में आया कुछ, है ना। आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे मानव की एक बहन है मुन्नी, वह 14 वर्ष की हो गई थी। और मतलब ये कहानी उस समय लिखी गई थी जब 13-14 साल की लड़कियों को शादी करना अनिवार्य हो जाता था। अगर 13-14 साल की लड़कियों को उस समय शादी नहीं की जाती थी, जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, या जिस समय की ये कहानी थी, तो लोग जो आसपास के होते थे, समाज के, अड़ोस पड़ोस के, वो ताने देने लगते थे, और इस ताना का सामना करना पड़ता बिस्नी को। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी जल्दी शादी हो जाए। देखिए यहाँ पर हम आंसर दर्शाए होंगे, आप लोग गौर से देखेंगे। मानव की एक बहन मुन्नी भी थी, वह 14 वर्ष की हो गई थी, है ना। बिस्नी को अपने पुत्री मुन्नी की हाथ पीले करने की चिंता सता रही थी, और बिस्नी को यह चिंता थी, टेंशन थी उसके हाथ पीले करने की, यानी शादी करने की। क्योंकि अभी जैसा कि बताएं कि जिस समय ये कहानी लिखी गई थी और जहां की ये कहानी है, वहां के लोगों में ये भ्रम था, 13-14 वर्ष के आसपास में मतलब लड़कियों की शादी हो जाती थी, मतलब बाल विवाह होता था, ठीक है। और अगर उस समय नहीं किया जाता था तो लोग ताने देने लगते थे, समाज का डर, है ना। तो इस भय से वो उसका हाथ पीले करना चाहती थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी अपने बेटे मानव को लड़ाई में भेजती है। मैंने कोई भी माँ नहीं चाहती कि हमारा बेटा लड़ाई में जाए और मारा जाए, या किसी प्रकार का घटना घट जाए, ऐसा कोई माँ चाहेगी नहीं। लेकिन उसको पैसे की सख्त जरूरत थी अपनी बेटी की शादी करने के लिए, इसीलिए मानव को लड़ाई में भेजती है। क्वेश्चन यही ना था, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? एकदम कितना सटीक आंसर है कि बिस्नी अपने पुत्र मानव को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने के लिए भेजती है। मानव की एक बहन मुन्नी थी, वह 14 वर्ष की हो गई थी। बिस्नी को अपनी पुत्री मुन्नी की हाथ पीले करने की चिंता सता रही थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी अपने बेटे मानव को लड़ाई में भेजती है। बहुत ही मतलब इजिली क्वेश्चन आप लोग के सामने हम पेश किए हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लिख रखे हैं, देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 27 है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? सुंदर सा क्वेश्चन, है ना। और ये चैप्टर बातचीत ही है, बातचीत जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ, और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट साहब ने इस क्वेश्चन में क्या बताया है वो देखते हैं हम लोग। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? मैंने बातचीत आप लोग को पढ़ाए होंगे, बातचीत चैप्टर, उसमें आप लोग को किसी से कैसे बात करना है, 2 लोगों, 3 लोग, 4 लोग में कैसे बातचीत होता है, उसके प्रसंग में कुछ बताया था। उसमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बताया था, बात करने की कला बताई थी। तो इसी प्रकार में कुछ विचारक थे, है ना, जॉनसन और एडिसन साहब। तो इन्होंने अपना क्या विचार प्रकट किया वो बताना है, बातचीत के प्रसंग में उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है, क्या विचार है वो देखेंगे। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता। यानी यहाँ पर साफ दर्शा दिया गया कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी मनुष्य के रूप का पता चलता है। जब आप किसी से बातचीत करिएगा तब ना पता चलेगा वो कैसा इंसान है, वो गलत इंसान है या अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है। इसके बारे में कब पता चलता है हम लोग को? जब उससे बातचीत करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अर्थात का मतलब पूरी समझाया गया कि आखिर जो साक्षात्कार का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यानी जब तक वो व्यक्ति हमसे बात नहीं करेगा या हम उससे बात नहीं करेंगे तो हम दोनों की जो गुण दोष है एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं हो सकता। और ये बात कहे थे बेन जॉनसन साहब, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ये किसने कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता? तो बेन जॉनसन साहब ने। या ये भी पूछ सकता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता, ये बात किसने कही थी? तो जॉनसन साहब ने कही थी। अब एडिसन साहब ने क्या कही थी वो देखिए, नीचे लिखा हुआ। वही बातचीत के संबंध में एडिसन का मत है, मैंने विचार है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड, है ना। मतलब लिख रहा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में। आप लोग भी देखे होंगे कि जब 2 लोग बातचीत करते हैं बड़ा दिल से बात करते हैं, हम दिल खोल कर रख देते हैं, है ना। और जैसे वहां तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है वो बात
किसी और मोड़ पर पहुंच जाती है या किसी और मैटर पर होने लगती है। मतलब जिस मैटर पर पहले वो दो लोग बातचीत कर रहे थे, तीसरे के आते ही वो बातचीत समाप्त हो जाती है, किसी और मैटर पर बातचीत होने लगती है। तो ये एडिसन साहब ने भी रियल बात कहा। क्या कहा? वही बातचीत के संबंध में एडिसन का मत है, मतलब एडिसन का विचार है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यानी रियल रूप में अगर देखा जाए तो जो वास्तविक बातचीत होगी, जो असल बातचीत होगी, वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ये भी सही बोले हैं, वो गलत तो बोले नहीं। अर्थात जब आदमी दो होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। मैंने साफ लिखा हुआ कि अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब आदमी दो रहेंगे तभी ना अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलेंगे, और जैसे ही दो से ज्यादा रहेंगे तो दिल तो खुलेगा नहीं, है ना। चलिए, जब लोग तीन हुए तो वह दो की बात नीरस हो जाती है। मतलब बिल्कुल सही मतलब लिखे हैं हमारे एडिसन साहब ने कि जैसे ही दो के बाद व्यक्ति तीन होता तो वो बात नीरस हो जाती है। तो आपने देखा कि ये वीडियो नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27 आप लोग को बताया गया। बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन में हम अपनी सब कुछ लगाने का प्रयास करते हैं। मेरा 2 दिन से तबीयत खराब था, और तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। अब लगातार वीडियो जाएगी। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाला हूँ, आज के बाद फिर से जाएगी वीडियो नई नई। और बहुत जोर से तबीयत खराब था, बुखार लगा हुआ था। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टेड क्वेश्चन आंसर के साथ। और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होगा, आपको 10th एग्जाम या फिर 12th एग्जाम, इसके बाद आप लोग को हम बताए हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहाँ तक के बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए सारे विषय को लेकर आएंगे। एकदम स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा सारे चैप्टर को, और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़िए, हमें फॉलो करिए, हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।